Hello my future doctors, this side है वाया वाली मैम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ3x। तो बच्चों जैसे हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया जिससे तुम लोग घबराते हो और हमने उसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर भी कवर किया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन गारंटी यू उससे अच्छा लेक्चर तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिलेगा उस वाले टॉपिक के लिए। तो अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखो, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर देखो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि प्लांट ने CO2 खाई, वाटर खाया, सनलाइट ली, उसके बाद गुल गुड़ 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 करके अपना खाना बना दिया, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक्चुअल में वो प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है वो हम आज के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने हाथ में पेन और नोटबुक लेके तैयार हो जाओ इस चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए और चैप्टर को अच्छे से समझ के एक ऊंची उड़ान भरने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द नेम ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट व्हिच इज योर जोसेफ प्रीस्टले। क्या किया था इन्होंने? देखो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी बहुत सारी मेहनत की थी और अलग कंक्लूजन में आए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहां पर एक चूहा और एक कैंडल रखी है। थोड़े टाइम बाद तुम देख रहे हो कि चूहा भी मर जा रहा है, कैंडल भी बुझ जा रही है। तो इसने क्या किया, प्रीस्टले सर ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक मिंट का प्लांट रखा। अब मिंट का प्लांट रखने के बाद थोड़ी देर बाद देखा कि चूहा भी जिंदा है और कैंडल भी नहीं बुझी। मिंट प्लांट ने ऐसा क्या किया, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी उसको चूहे ने कंज्यूम किया फॉर अपने ब्रीदिंग पर्पस के लिए और कैंडल ने यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ कंबशन। अब दोनों ही कुछ टाइम के बाद क्या रिलीज करने लगे, CO2। अब इतना ज्यादा जब CO2 हो जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से डेथ ही हो जानी है ना, कैंडल भी बुझ जाएगी और चूहा भी मर जाएगा। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मिंट का प्लांट लगाया गया बिकॉज यू नो दैट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मिंट प्लांट विल एमिट योर ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लाइंस में कंक्लूड किया दैट प्लांट्स रिस्टोर्स टू एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। और ये क्या रिमूव कर रहे थे, ऑक्सीजन। तो उसको रिस्टोर करने का काम किसने किया, प्लांट्स ने। फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं व्हिच इज इंजन हाउस। और जैसे इनके नाम में इंजन के बारे में बात की गई है वैसे इनके काम में भी प्लांट्स के इंजन की बात की गई है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए उनका जो इंजन है, एनर्जी सोर्स है, दैट इज सनलाइट। तो इन्होंने दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाए थे और यहाँ पर इन्होंने यूज किया था एक एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट क्यों यूज किया, क्योंकि पानी में जब बुलबुले उठेंगे तो वो अच्छे से दिखेंगे एज कंपेयर टू हवा। तो यहाँ थोड़ा सा पानी भर देते हैं फील लेने के लिए कि ये एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, ये हमने भर दिया पानी, थोड़ा सा पानी इस वाले बीकर में भी। चलो, इसमें हमने बिठाया अपना प्लांट। दिस इज आवर प्लांट। ये गड़बड़ बढ़िया हो रही है, देखो बच्चों टेक्नोलॉजी। दोबारा बनाओ इसको like this, like this। पानी 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 पानी, मैडम जी पानी पिला दीजिए। ये पानी भर गया और ये प्लांट बन गया। ठीक है, अब पहले वाले सेटअप में क्या किया इन्होंने सनलाइट का यूज किया। यहाँ सनलाइट आ रही है। ठीक है, अब हमें पता है, तुम्हें पता है कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन इन बेचारों को नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या देखा, कुछ टाइम के बाद यहाँ बुलबुले उठने लगे, बुलबुले गुलगुल्ले रसगुल्ले सब उठने लगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी गुलाब जामुन नहीं उठ रहा था, यानी कि यहाँ तो फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला दैट सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज का होना इंपॉर्टेंट है, सनलाइट का होना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए विच इज योर जूलियस वॉन सेक्स। जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम था, सेक यानी कि गोल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने पहले तो ये बोला कि प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
दूसरों ने बोला कि प्लांट्स के अंदर कुछ ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सेक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर्ड रहता है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नो दैट द ग्रीन कलर पार्ट इज द क्लोरोफिल और जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, बट उनको नहीं पता था. ठीक है. फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए. नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज एंगलमैन. जैसे इनका काम वैसे इनका नाम. एंगलमैन ने एंगल पे लाइट डाली थी. एक्चुअली ही यूज्ड द प्रिज्म, है ना. और प्रिज्म में कौन सा फिनोमेना होता है फिजिक्स का, ये तुम्हें अच्छे से पता है. तो इन्होंने प्रिज्म के एक एंड से अपनी लाइट या व्हाइट लाइट सेंड की. ठीक है. अब ये जो व्हाइट लाइट है प्रिज्म के अंदर जाते ही क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी. तो मान लो मैं इसको एक ही कलर से बना दे रही हूँ, ये अंदर गई और ऐसे स्कैटर हो गई. ठीक है. Now what he did, he took a plant called as cladophora. क्लैडोफोरा क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है. ठीक है. मान लो ये क्लैडोफोरा है. ठीक है. क्लैडोफोरा क्या है, क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गा यानी कि क्लोरोफाइसी. अब इस स्पेक्ट्रम में रेड वेवलेंथ, व्हाइट, मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स होंगी. तो मैं फोकस करना है दो वेवलेंथ्स पे, रेड एंड ब्लू. मान लो ये रेड वेवलेंथ है और मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ये ब्लू वेवलेंथ है. ठीक है. इससे पता चला कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो रेड और ब्लू वेवलेंथ पे हो रही है. कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने एक अस्त्र यूज किया था और अस्त्र का नाम था एरोबिक बैक्टीरिया. ये आ गया हमारा एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको ऑक्सीजन पसंद है. तो जब इस एरोबिक बैक्टीरिया को इस बीकर में डाला, पानी में डाला, तो एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहाँ चिपक रहे थे, रेड वाले रीजन में और ब्लू वाले रीजन में. तो यहाँ से इंडिकेशन मिली कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रेड और ब्लू रीजन में ही हो रही है. इनकी कहानी यहाँ पे नहीं रुकी. इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला एंड व्हाट ही सेड वाज he gave first action spectrum for फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए पहला एक्शन स्पेक्ट्रम एंगलमैन ने दिया था. व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा हो रही है. ठीक है. तो ये एंगलमैन की कहानी थी. उम्मीद है तुम्हें समझ में आई होगी. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉन नील. एक्चुअली ना उस टाइम पे पता ही नहीं था कि जो ऑक्सीजन आ रही है पानी से आ रही है या फिर CO2 से आ रही है. तो उन्होंने बोला कि हर कंपाउंड में एक H2A, मतलब इस रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में H2A नाम का कंपाउंड होता है. अब यहाँ पे जो वैल्यू A की होती है वही इन द फॉर्म ऑफ गैस गेट्स इवेपोरेटेड या रिलीज्ड आउट. तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की जनरल रिएक्शन है. तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि H2A में A की वैल्यू क्या है, O. तो यहाँ पे गैस भी कौन सी रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन. अब मान लो जैसे सपोज करो H2A इज इक्वल्स टू H2S हुआ, तो गैस कौन सी रिलीज होगी, सल्फर. अगर ये H2N हुआ तो नाइट्रोजन, H2O है तो ऑक्सीजन. तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि यानी कि जो तुम्हारी इवोल्यूटेड ऑक्सीजन है उसका सोर्स क्या है, पानी. ठीक. चलो ये कहानी तो हो गई. बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होती कहाँ है. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो देखो बच्चों, पहली बात तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होती है, जैसे कि उनकी ग्रीन लीफ में. अब लीफ के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, है ना. ये वाला जो डाइसेक्शन है लीफ का, टेस्ट जो था, हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है. बट डोंट वरी, मैं एक बार तुम्हें फिर से बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं. जब भी हम किसी लीफ को, जैसे हमारी लीफ है, ठीक है, इस लीफ को ऐसे काटोगे ना, ऐसे काटोगे तो तुम्हें दो एपिडर्मिस दिखेंगी और रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा. एक अपर एपिडर्मिस, एक
लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के पास ऐसे वाले सेल्स होंगे, ठीक है, ऐसे। लोअर एपिडर्मिस की तरफ ऐसे वाले सेल्स होंगे, जिनका नाम तुम बखूबी जानते हो, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऊपर वाले जो सेल्स है बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज पैलिसेड पेरेन्काइमा, और जो नीचे वाले सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, है ना, ये हमें पता है। और ये जो दोनों ही सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को मिला के भी एक नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, यानी कि पत्ती के टुकड़े। अब यहां पे हमने क्यों किया डिस्कस, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। होता क्या है ना, ये जो हमारे सारे सेल्स हैं, इन सारे सेल्स के अंदर डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, सबके अंदर। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा जो अगला टारगेट है वो है क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस उन्हीं के अंदर हो रही है, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। Like mitochondria, chloroplast is डबल मेम्ब्रेन। सेल चैप्टर में भी हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम करा हुआ है, बट एक बार फिर से कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये स्टैक लाइक, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल स्टैक की बात करूँ, ये एक इंडिविजुअल जो सिक्का है, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड, इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और ये जो पूरी फैक्ट्री बनी हुई है थाइलाकॉइड्स की, ये जो पूरी फैक्ट्री बनी हुई है, इसे हम नाम देते हैं ग्रेना, दिस इज योर ग्रेना, ग्रेनम सिंगुलर, ग्रेना प्लूरल, इस तरीके से। और जो दो ग्रेना को जोड़ता हुआ ये ब्रिज है, दिस इज योर स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज योर स्ट्रोमा, ठीक है, थाइलाकॉइड्स के बाहर जो पार्ट है। अब स्ट्रोमा में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे स्ट्रोमा के पास एक डीएनए होता है, दिस इज डीएनए। स्ट्रोमा के पास 70S राइबोसोम होता है। स्ट्रोमा के पास और क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। व्हाट आर दीज, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। और स्ट्रोमा के पास एक हथियार होता है विच इज रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो होता क्या है, थाइलाकॉइड के अंदर होती है हमारी लाइट रिएक्शन, थाइलाकॉइड के अंदर क्या होती है हमारी लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। क्यों बच्चों, क्योंकि डार्क रिएक्शन कराने के लिए वी रिक्वायर रुबिस्को एंजाइम, और रुबिस्को एंजाइम की लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा। तो ये बेसिकली साइट है फोटोसिंथेसिस की, कहाँ होती है, सबसे पहले मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स के दो टाइप्स है, पैलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। तो थाइलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शन एंड योर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमने कर लिया इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है जो हमें कम समझ में आता है, बट मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे बच्चों दो टाइप्स के स्पेक्ट्रम गिवन है।
पहला वाला जो स्पेक्ट्रम है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब किस वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है। दूसरा स्पेक्ट्रम है एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। और जो तीसरा ग्राफ है वो दोनों ही स्पेक्ट्रम्स का ओवरलैप किया गया है। तो यहाँ पे तुम एक बार चेक करो, मैंने रेड लाइन बना दी है, ये हमारे जो ब्लू लाइन है दैट इज फॉर क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक आ रही है, क्या वही पीक तुम्हारे एक्शन स्पेक्ट्रम में भी आ रही है? आ रही है ना। इसको अगर इसके साथ ओवरलैप करूं तो क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वही हमारा फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम है। यानी कि यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से प्रूफ हुई ये इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया में जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें चीफ पिगमेंट क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल ए। ठीक है। अब क्लोरोफिल ए के अलावा प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, उनका कलर भी तुम्हें याद रखना है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, टिक मार्क, एमसीक्यूज या फिर मैच द फॉलोइंग किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स येलो, कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। इतने सारे पिगमेंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि देखो बच्चों, क्लोरोफिल ए ना, इसको बनने के लिए भी लाइट जरूरी है, इसको बिगाड़ने के लिए भी लाइट जरूरी है। जैसे जिंदगी में अगर जिंदा रहना है, जिंदा आबाद करने के लिए भी प्यार जरूरी है, बर्बाद करने के लिए भी प्यार जरूरी है, वही वाली कहानी है। तो अगर क्लोरोफिल ए को बहुत ज्यादा सनलाइट दे देना तो क्लोरोफिल ए फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, कहानी खत्म। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा तुमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था, तो क्रोमोप्लास्ट में भी एक्स्ट्रा कलर वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये वाले। तो अगर तुम्हें कभी भी इन पिगमेंट्स को सेपरेट करना है तो कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, जिस योर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत सारे टाइप्स की होती है, लिक्विड वाली बहुत बहुत ज़्यादा टाइप की है ना, लेकिन तुम्हारे काम की कौन सी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो, ये है, तुमने स्कूल में किया होगा। यहाँ पे तुम एक बीकर लोगे, उस बीकर में नीचे इथेनॉल भरोगे और तुम्हारे पास एक ट्यूब होगा, पेपर होगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर। तुम्हें क्या करना है, पत्ती तोड़नी है, पत्ती का गोल 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 ऐसा सोल्यूशन बनाना है, चटनी बनानी है, और फिर कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से उस चटनी का एक पॉइंट उठा के इस पेपर पे ऐसे लगा देना है। ठीक है, टीका लगा देना है, लेकिन ये पॉइंट इस इथेनॉल में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। अब तुमने पेपर का लोअर पोर्शन इथेनॉल में डुबा दिया, अब धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से इथेनॉल ऊपर जाएगी। जैसे जैसे इथेनॉल ऊपर जाएगी वैसे वैसे जो पिगमेंट्स हैं इस पॉट के अंदर वो अपना अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो नीट में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं पिगमेंट्स, तो इट इज योर पेपर क्रोमेटोग्राफी, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। क्लियर? चलो, अभी हमने पिछले डायग्राम में बात की थी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की, तो बात कर लेते हैं कि लाइट रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है। देखो, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होगी और डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगी। बेसिकली डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि ये रिएक्शन लाइट के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन को हम फोटो केमिकल स्टेज भी बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन में क्योंकि एक्चुअली में खाना बनता है उसको बायोसिंथेटिक स्टेज भी बोलते हैं। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हें प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ये प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन में यूज हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्या स्टेप्स चलती है, सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो क्लोरोफिल है वो एक्साइट हो जाती है और अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना स्टार्ट कर देती है। वही फिर इलेक्ट्रॉन पास 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 खेलते रहते हैं, तुम्हारे जो ट्रांसपोर्ट चेन चलता है उसमें चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है। देन वी हैव ऑक्सीजन इवोल्यूशन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड स्टेप ओनली, और लास्ट में क्या होता है, एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, NADH2 आएगा तो रेस्पिरेशन वाला है, NADPH2 आएगा तो अपना फोटोसिंथेसिस वाला है। पी यहाँ पे जो आ रहा है, P इज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये 5 स्टेप्स होती है हमारे किसमें, लाइट रिएक्शन में। मूविंग ऑन, बात करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, लेकिन इसको समझने से पहले तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फोटो सिस्टम वाला कंसेप्ट। बताती हूँ, जैसे ये हमारी थाइलाकॉइड है, ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या होता है बच्चों, ये ल्यूमेन है, दिस इज ल्यूमेन, दिस इज अपने आप ही चलता है, दिस इज ल्यूमेन, एंड व्हाट इज इट, इट इज
थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ना बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स। अब इन फोटोसिस्टम्स के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है LHC, जो लाइट को ऐसे हार्वेस्ट करता रहता है। ठीक है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट्स in the form of photosystems containing light harvesting complexes. Light harvesting complexes यानी कि LHC। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक सेंटर में एक फोटो सिस्टम है, दो ही फोटो सिस्टम्स है यहाँ पे। ठीक है, और इन सारे फोटो सिस्टम को सराउंड करके रखते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। और ये सब कहाँ प्रेजेंट है? अपने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ पर ये जो बीच वाले नेताजी होते हैं, ये होती है क्लोरोफिल ए। तो ये क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। और जो आजू बाजू में पिगमेंट्स है, दीज आर द एंटीना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज आर द एंटीना मॉलिक्यूल्स, एंटीना मॉलिक्यूल्स which means accessory pigments। एसेसरी पिगमेंट्स बोले तो क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये सारी चीजें होती हैं। अगर क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल एक ही पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। दिस इज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पे कौन बैठा हुआ है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए माई बाप है, वो ही बैठेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है 680 नैनोमीटर पे, तो इसे कहा जाता है PS2। कितना गंदा 2 लिखा है, PS2 और P680। ठीक है, और अगर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर पे, तो इसे कहा जाता है PS1 और P700। समझ में आई बात? P700, P680। तो कौन सा PS है, डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? क्लोरोफिल ए का। अरे P680 is your photosystem 2 and P700 is your photosystem 1। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो अब ये जो फोटो सिस्टम है बच्चों, इनमें चलती है हमारी फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे लाइट गिरेगी क्लोरोफिल ए पे, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पे लाइट नहीं गिरेगी, वरना क्लोरोफिल ए का क्या हो जाएगा? फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है, दीज एसेसरी पिगमेंट्स प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तो क्या होगा, लाइट पहले, सनलाइट जो होती है कहां पे गिरती है? रिएक्शन सेंटर्स पे। ये हमारी सनलाइट गिरी, सनलाइट यानी कि फोटॉन्स। ये हमारे जो फोटॉन्स हैं वो रिएक्शन सेंटर पे गए, पे पास 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 करते करते फिर क्लोरोफिल ए पे लाइट जाएगी फाइनली, ताकि उसका फोटो ऑक्सीडेशन होने से बच जाए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करा है इसने, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं बिकॉज दे हैव टू जनरेट एटीपी। एटीपी का जनरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इट इज ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो टाइप्स होते हैं, साइक्लिक एज वेल एज योर नॉन साइक्लिक। यहाँ से बीच का जो पार्ट है वो एनसीईआरटी में स्किप कर रखा है, ऐसे डॉट 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 करके बना रखी है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि तुम्हें पूरा पता होना चाहिए, थोड़ा सा काम ही आएगा, कुछ ऐसा नुकसान तो है नहीं। तो एक बार पहले इस डायग्राम को देख लो, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ कि कैसे होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो अगर मैं साइक्लिक की बात करूँ तो साइक्लिक में तुम्हारा केवल और केवल PS1 यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन नॉन साइक्लिक में तुम्हारा P680 और P700 दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं। इसे साइक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लोरोफिल ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था वो लौट फिर के उसी के पास आ गया। लेकिन इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो लौट के इसके पास कभी आया ही नहीं बल्कि आगे चला गया। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन, here we have P700 यानी कि PS1 विजिबल है। अब ये जो PS1 है इसका क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन देगा और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एक प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएगा, आगे जाएगा, पहले इसका प्राइमरी एक्सेप्टर मैं लिख देती हूँ, इट इज योर आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर। इसमें AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, सो यू हैव टू राइट द आंसर FES। अगर FES नहीं है तो देन इन द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी योर फेराडॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं मेंशन कर देती हूँ, इट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, क्या दिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन, क्यों दिया, क्योंकि उसके ऊपर क्या स्ट्राइक करे हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स किस वेवलेंथ पे किया है, 700 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ पे। अब FES क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, किसको पास करेगा, फेराडॉक्सिन को, FD। ठीक है, FD क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगी किसको, साइटोक्रोम, सॉरी पहले प्लास्टोक्विनोन को करेगी, PQ करेगी साइटोक्रोम B6F को, साइटोक्रोम B6F के बाद प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के बाद वापस से, टेंशन की बात नहीं है, रुको, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी कि वो वाला हिसाब है लौट के बुद्धू घर को आए, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास वापस आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, here you must remember that FD is equals to ferrodoxin, PQ is equals to प्लास्टोक्विनोन। जैसे वहां पे होता था ना यूबिक्विनोन, कहाँ पे, रेस्पिरेशन में हमने जो ETS पढ़ा था, यहाँ पे है प्लास्टोक्विनोन। इसके बाद ये CYT B6F क्या है, साइटोक्रोम B6F। उसके बाद PC क्या है, प्रियंका चोपड़ा, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और ये सारे अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और मजेदार बात क्या है कि एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यहां से जनरेट हो जाती है एक ATP। समझ में आया? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से केवल ATP जनरेट होगी, NADPH2 जनरेट नहीं होगा। क्लियर? सो ओनली ATP इज जनरेटेड। अब एक बार इसको यहाँ से देख लिया, एक बार चाहो तो तुम यहाँ से देख लो, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं किसके ऊपर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हम किसकी मेम्ब्रेन बना रहे हैं? दिस इज द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है? ल्यूमेन। अब यहां तुम्हें ध्यान देना, यहाँ पे दो फोटो सिस्टम्स है। एक फोटो सिस्टम यहाँ पे है, एक फोटो सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आया? इस फोटो सिस्टम का मैं नाम दे रही हूं, दिस इज योर P680 एंड दिस इज योर P700। P680 और P700, जहां पे P680 क्या है? फोटो सिस्टम 2। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, बारीकी से समझना, एक एक चीज समझ में आएगी। फोटोन यहां भी गिरा है और यही फोटोन ऐसा ही यहां भी गिरा है। ठीक है, पहले तो दोनों फोटो सिस्टम्स पे अपने अपने फोटोन्स गिर गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इसने और इसने भी फोटोन इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया। ठीक है, दोनों अपना अपना फोटोन किसको देने वाले हैं? एक प्राइमरी एक्सेप्टर को, प्राइमरी एक्सेप्टर को। यहां पर वो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है बच्चों फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज बेसिकली अ क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल आयन मैग्नीशियम आयन होता है। और यहाँ पर वही है हमारा FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, क्या निकाला है इन्होंने? इलेक्ट्रॉन। इसने भी इलेक्ट्रॉन। अगर ये साइक्लिक होता तो इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास वापस आ जाता, बट ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इसके पास कहाँ से आया? वो कहानी होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर की। यहाँ इसके ल्यूमेन में, ये इसका ल्यूमेन एरिया है, ल्यूमेन में पानी टूटता है और क्या बनता है? एक पानी का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने एक पानी के मॉलिक्यूल से किया है, तुम इसको दो पानी मॉलिक्यूल बना के एक ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हो। इस पानी को तोड़ने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मैंगनीज आयन की और क्लोराइड आयन की। इन दोनों आयन्स की इंपॉर्टेंस है, इसे कहा जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी इस डिमांड को फुलफिल करते हैं। मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन वापस से रिप्लेनिश हो जाता है विद दिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसको तो इसका खोया हुआ बच्चा मिल गया वापस से, लेकिन इसके साथ क्या होगा? इसने भी तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसको ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन इसका पेट भरेगा। कैसे भरेगा? अब यहाँ पे फियोफाइटिन है। ठीक है, फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा, किसे? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से सीधा P700। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ। सो हियर ये अरे बीच में वो तो आ गया नहीं, प्लास्टोसाइनिन तो लाओ, ऐसे कैसे चले जाओगे सीधे? यहाँ से PC प्रियंका चोपड़ा आएंगी पहले, और प्रियंका चोपड़ा इलेक्ट्रॉन देंगी इसको। दिस इज प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्विनोन। वही है फुल फॉर्म जो पीछे लिखी थी, कोई अलग से कहानी इसमें नहीं है। नाउ यहाँ पे क्या होगा?
जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से जाएगा तो यहाँ पे अगेन जनरेट होने जा रही है ATP, ठीक है, इसको मत भूलना। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास आ चुका है, P700 के पास, यानी कि इसका पेट भी भर गया। इस बार जो FeS है ना बच्चों, ये अटैच्ड है एक एंजाइम से, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक FNR कॉम्प्लेक्स, इट इज अटैच्ड विद FNR, और FNR की फुल फॉर्म होती है, इट इज योर, लिखो यहाँ पे, लिख देते फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, यानी कि एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करती है, NADP प्लस, लेट्स मेक इट विद दिस, NADP प्लस को कन्वर्ट कर देती है NADPH प्लस, या फिर इसको लिख सकते हैं हम NADPH2, ठीक है। यहाँ पे H2 बन रहा है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाते हैं इसमें, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड हियर, दिस, और ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, दिस टेकन फ्रॉम स्ट्रोमा, हाइड्रोजन कहां से ले लिया, स्ट्रोमा से, इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, P700 ने, मतलब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, यहां से तुम्हारा एक तो NADPH2 भी बन गया, ये NADPH2, और तुम्हारी ATP भी बन गई, लेकिन साइक्लिक वाले से केवल क्या बन रही थी, ATP। अब यहाँ ये जो तुम्हें स्कीम दिख रही है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, ऐसे देखते हैं कैसा लगेगा, 1 2 3, ऐसे ये जो स्कीम बन रही है, दिस इज कॉल्ड एज द Z स्कीम, इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम कहा जाता है। देखने में एन लग रही है मुझे तो, बट Z लगा साइंटिस्ट को तो Z स्कीम बोल दिया, ठीक, ओके। अगर तुमसे कोई डिफरेंस पूछे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, भाई डिफरेंस बताओ, तुमने बहुत पढ़ लिया, अब डिफरेंस बताओ, तो लिख देंगे डिफरेंस, कौन सी बड़ी बात है, लिख देंगे, ज्यादा भी तो नहीं है, 4-5 डिफरेंसेस ही है। इधर लिख लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक, और इधर लिख लेते हैं हम नॉन साइक्लिक। साइक्लिक वाले में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, P700, यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, P680 एंड P700, बोथ, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। साइक्लिक वाले की अगर कोई लोकेशन पूछे तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है स्ट्रोमा लैमेले में, ठीक, और जो नॉन साइक्लिक वाला है ज्यादातर देखने को मिलता है ग्रेना थाइलाकॉइड्स में, ग्रेना थाइलाकॉइड्स में, ठीक है। साइक्लिक वाले में नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर विद ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज है, ये वही ऑक्सीजन रिलीज है जो हमारी नाकों में जा रही है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे और क्या था, ओनली ATP इज फॉर्म्ड, और यहाँ पर ATP प्लस NADPH2 आर फॉर्म्ड, ठीक। फाइनली यहां पर इलेक्ट्रॉन इज रिसाइकल्ड बैक टू क्लोरोफिल A, नो इलेक्ट्रॉन रिसाइकल, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में।
एक बार इसे पढ़ो, अच्छे से समझो, इसको अंतर्मग्न करो, डूब जाओ इसमें, तब असली मजा आएगा तुम्हें पढ़ने का, है ना? ऐसे नहीं है। तो हमने ये भी कर दिया। बात करते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की। ये हाइपोथेसिस कहना क्या चाह रही है? हाइपोथेसिस का बेसिक आइडिया है, देखो हमने रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहां पे हमने H पॉजिटिव का ग्रेडियंट बनाया था, लेकिन वहां माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया था और वहां हमने H पॉजिटिव आयंस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा की थी। फोटोसिंथेसिस में हमारा टारगेट रहता है कि H पॉजिटिव आयंस हमारे क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड के ल्यूमेन में ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि यही H पॉजिटिव का जो ग्रेडियंट है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में H पॉजिटिव बढ़ाना है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे बढ़ाने जा रहे हैं हम। तो पहले मैं बना देती हूँ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जी। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स ये, तुम कैसा चले स्याप पे हो जाते हैं। रुको मैं यहाँ पे बनाती हूँ, वेट करो वेट करो वेट करो। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम बना रहे हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। बना सर्कल। अब तो ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फोटो सिस्टम्स बनाएंगे क्योंकि फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं। एक ये बना लिया, एक हमने यहाँ बना लिया, और एक बीच में साइटोक्रोम B6 है। मतलब मैं पहले बता रही हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी बेस्ट तरीके से समझा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, समझो, जितना नॉलेज ले सकते हो ना इससे फैच कर लो। तो यहाँ पर ये है हमारा P680, ये है हमारा साइटोक्रोम B6F, ये है हमारा P700। ठीक है, इन तीन चीजों के इर्द गिर्द हमारी कहानी घूमने जा रही है। ये जो P700 है ये अटैच्ड है FNR से, यानी कि वही एंजाइम, ठीक है, पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के साथ। अब होता क्या है, जब P680 अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन इससे बनाती हूँ PQ, और ये अपने आप को चेंज करता है PQH2 में। ठीक है, ये इससे ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ और ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ। अब PQ इज प्लास्टोक्विनोन एंड PQH2 इज प्लास्टोक्विनोल नॉल। ठीक है, तो इसने अपने आप को हाइड्रोजन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन लिया होगा। कहाँ से लेता है ये हाइड्रोजन? स्ट्रोमा से। सो इट पिक्ड अप अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो प्लास्टोक्विनोन किस में कन्वर्ट हो गया? प्लास्टोक्विनोल में। ये लिख देती हूँ PQ इज प्लास्टोक्विनोन, जैसे सेम चीज तुम्हारी कल की ETS में थी। एंड PQH2 इज प्लास्टोक्विनोल। ठीक है, अब PQH2 क्या होगा, वापस से PQ में कन्वर्ट होने के लिए अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा। किसे? PQ साइटोक्रोम B6F को। लेकिन साइटोक्रोम B6F हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास से ल्यूमेन में आ जाएगा। देखो कहानी क्या चल रही है। P680 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया एक अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को। जो भी इसका प्राइमरी एक्सेप्टर था, जिसका तुम्हें नाम पता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है PQ को। अब PQ जो है ये एक हाइड्रोजन आयन कैरियर है, इट इज H पॉजिटिव कैरियर। तो इसने क्या किया, स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन उठाया और अपने आप को कन्वर्ट कर दिया प्लास्टोक्विनोन में। लेकिन अब ये जब हाइड्रोजन वापस रिलीज करके PQ में कन्वर्ट होना चाहेगा फॉर द साइकिल टू गेट कंटिन्यूड, तो ये रिलीज करेगा अपना हाइड्रोजन, पास करेगा साइटोक्रोम B6F को।
लेकिन दिक्कत क्या है, साइटोक्रोम B6F इज नॉट अ हाइड्रोजन कैरियर, तो वो हाइड्रोजन को ल्यूमन में रिलीज कर देगा। दूसरा क्या था, ये तो एक तरीका हो गया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, P680 से अटैच्ड होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जहाँ पे H पॉजिटिव आयंस बनती है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। हमने ल्यूमन में H पॉजिटिव बढ़ाना है, वो हमने दूसरे तरीके से बढ़ा दी। तीसरा तरीका क्या कर सकते हो, ल्यूमन में मत बढ़ाओ, स्ट्रोमा से घटा दो। स्ट्रोमा से कैसे घटाते हैं, ये FNR क्या करता था, क्या करते थे भाई साहब, ये NADP को NADPH2 में कन्वर्ट किए थे। उसके लिए हाइड्रोजन कहाँ से आई थी, फ्रॉम स्ट्रोमा, यानी तुमने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन कम कर दी, ये स्टेप नंबर 3। ठीक, तो फाइनली हमारा क्या हुआ कि ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आयंस बढ़ गई जो हम चाहते थे, और स्ट्रोमा में H पॉजिटिव आयंस घट गई। ठीक है, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे आती है बादशाह की बारी, एंड बादशाह इज दिस CF0 CF1 पार्टिकल, जैसे कल वाले केस में F0 F1 पार्टिकल था। ठीक है, यहां पर इसका जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज CF0, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज CF1। ठीक है, CF0 CF1। CF0 इज हाइड्रोजन चैनल, एंड CF1 में क्या प्रेजेंट है, ATP सिंथेस एंजाइम, यानी कि जो ATP का सिंथेसिस कराएगी। अब ये जो भी हाइड्रोजन आयन तुमने इकट्ठी करी है, ये हाइड्रोजन आयंस इसके थ्रू पास करेंगी, ये भी ये से पास करेगी। ठीक है, अब ऐसे समझो तुम्हारे सामने गेट बंद है, ऐसे गेट बंद है और एकदम भीड़ आ रही है, तो गेट ऐसे खुल जाएगा, है ना। यहाँ से भीड़ आ रही है हाइड्रोजन आयन की, और जो CF1 है इसका गेट बंद है, तो गेट खुल जाएगा। तो NCERT ने बोला है कि H पॉजिटिव के मूवमेंट से यहाँ पर CF1 में एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है। CF1 अंडरगोस कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, ATP, यहाँ पे बन जाती है ATP। कैसे बनती है, ADP प्लस फॉस्फेट गिव्स यू ATP। यहाँ हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है उससे एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। समझ में आया केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस? रटाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तुम्हें पहले समझाऊं फिर तुम रटो, क्योंकि अब तुम NCERT की लाइंस पढ़ो, ये लाइंस चकरा जाते हैं जब हम सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के पॉइंट्स हैं, जहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कैसे तुम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ल्यूमन में बढ़ाते हो, स्ट्रोमा से घटाते हो। तो पहला क्या बोल रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ल्यूमन में हो रही है, तो हाइड्रोजन वहीं के वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, यहाँ पे देखो द प्राइमरी एक्सेप्टर of electron which is located towards the outer side of membrane transfers its electron to not to an electron carrier but to an hydrogen carrier, और ये हाइड्रोजन कैरियर क्या है तुम्हारा, प्लास्टोक्विनोन PQ। ठीक, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. When this molecule pass on its electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into inner side of the lumen of the membrane। जो मैंने बताया था साइटोक्रोम B6F के थ्रू हमारा H पॉजिटिव आयन ल्यूमन में इकट्ठा हो जाता है। तीसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो क्या करती है, प्रोटॉन्स को रिमूव कर देती है स्ट्रोमा से टू फॉर्म NADPH2। दिस लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आया रखा है। क्या है लाइन, केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए विच इज योर CF0 पार्टिकल, एंड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और ATP सिंथेस चाहिए विच इज CF1 पार्ट ऑफ योर दिस वन, इसका ये चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, सारी चीजें चाहिए ताकि तुम्हारा ATP सिंथेसिस हो सके। तो आई होप तुम्हें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में आया होगा बच्चों। ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो सपोर्ट करो, एंड तक बने रहो, अपने लिए सपोर्ट करो, अपने लिए, खुद के लिए, खुद को सपोर्ट करो। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो
अब इसके आगे बात कर लेते हैं हम डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन को मैंने तुम्हें बताया था क्या कहा जाता है, बायो सिंथेटिक स्टेज। बायोसिंथेटिक स्टेज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में फूड बनता है। अब हुआ क्या, हमें ये तो पता चल गया कि पानी से ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन उस CO2 का क्या होता है? तो एक्चुअली में वो CO2 ही है जिससे हमारा रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब क्या होता है, दो तरीके के प्लांट्स मिले साइंटिस्ट को। नाइस, ओके, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि CO2 में कितने कार्बन होते हैं? मैम ये कैसा बकवास सवाल है, बकवास। 1 CO2, ठीक है। अब जो मेल्विन केल्विन की मैं बात कर लेती हूँ, स्पेशली किसकी बात कर रही हूँ, केल्विन, मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन। अब एक CO2 था, इन्होंने देखा कि CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो कंपाउंड है वो 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो ये CO2 रिएक्ट करता है 5 कार्बन वाले एक कंपाउंड के साथ। अब इसके पास 1 कार्बन, इसके पास 5 कार्बन, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कितने कार्बन का बनना चाहिए? इट शुड बी ऑफ 6 कार्बन, है ना, 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 6 कार्बन का कंपाउंड नहीं मिला, बल्कि इसको क्या मिला, इसे मिला इस रिएक्शन से 3 कार्बन का कंपाउंड और दो उसमें, ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड मिला। यहां से उसे पता चला कि ये जो साइकिल है जिसमें ये 3 कार्बन का पहला कंपाउंड बनता है, यहां से उसको नाम दे दिया इसने केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल या दूसरा नाम है C3 साइकिल, ठीक है। मेल्विन केल्विन की कहानी है। दूसरा अगर मैं बात करूं हैच एंड स्लेग पाथवे, हैच एंड स्लेग, ठीक है। तो यहां पे क्या ऑब्जर्व हुआ, यहां ऑब्जर्व हुआ 1 CO2 कंबाइंड विद 3 कार्बन वाला जो पैप होता है उसके साथ कंबाइन किया 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कितने कार्बन का बनना चाहिए था? 4 कार्बन का, और वो 4 कार्बन का बना भी। तो यहाँ पे उस साइकिल को नाम दे दिया C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लेग पाथवे। अब मजे की बात तुम्हारे लिए ये है कि प्लांट चाहे C3 साइकिल वाला हो, चाहे C4 साइकिल वाला हो, या फिर एक और पाथवे होता है कैम पाथवे 05 में, चाहे वो हो, यूनिवर्सल साइकिल इज द C3 साइकिल, यानी कि C4 प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं C3 साइकिल मौजूद है, क्योंकि अल्टीमेटली जो खाना बनाना है वो जिम्मेदारी केवल C3 साइकिल की है। इतनी बात समझ में आई है ना, आ गई, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, बात कर लेते हैं केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि यहां पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है पहला, इसके बाद एंजाइम कौन सी यूज हो रही है, इसके बाद स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसके बाद स्टेप्स हो गए, इसका एनर्जी शीट, एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो भैया देखो, अगर हम बात करें इसका पहला CO2 एक्सेप्टर, तो वो 5 कार्बन का होता है और उसका नाम है RUBP, और RUBP की फुल फॉर्म होती है बच्चों राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। देन पहला जो फिक्सेशन प्रोडक्ट है फर्स्ट, दैट इज PGA। व्हाट इज PGA? इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसकी फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंजाइम रुबिस्को which is RUBP carboxylase oxygenase। ठीक है,
ये वाली एंजाइम यूज हो रही है। सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम इस दुनिया में कोई है तो वो रुबिस्को ही है। क्लियर? फिर स्टेप्स, इसमें बच्चों 3 स्टेप्स होती हैं, साइक्लिक प्रोसेस है ये बहुत थिक हो रहा है। क्या क्या है स्टेप्स का नाम? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फॉलोड बाय रीजेनरेशन। ठीक है, और फिर ये साइकिल रिपीट हो जाती है। एनर्जी का तो मैं अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, अभी तुम पहले साइकिल देखो और उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कितना एनएडीपी एच और कितना तुम्हें एटीपी चाहिए होता है। ठीक है, तो तैयार हो दोस्तों, तैयार हो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। अब बात करते हैं C3 साइकिल की। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये हमारे सराउंडिंग से CO2 आई और ये एंटर कर गई हमारी साइकिल में। हमारी साइकिल में मैंने बोला था 3 स्टेजेस होंगी। एक यहाँ से यहाँ कुछ बनेगा, एक यहाँ से यहाँ कुछ बनेगा और एक यहाँ से यहाँ कुछ बनेगा। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं। अब इन तीनों डब्बों में क्या बनने जा रहा है, ये मजेदार बात है। Okay, so first is your ribulose ribulose 1,5 बिसफॉस्फेट। कितने कार्बन का कंपाउंड है ये? 5 कार्बन का। तो मैं कुछ ऐसे बना लूं, गुस्सा तो नहीं होगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कंपाउंड है। CO2 कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। ये अब यहां से जो रिजल्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था कितना? 6 कार्बन का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितना? 2 मोल्स। ठीक है, तो इसको मैं ये बना सकती हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चल के क्या बनेगा? ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये अपने आप को कन्वर्ट करता है ट्रायोस फॉस्फेट में। किसमें? ट्रायोस फॉस्फेट। अब ध्यान देना, इस ट्रायोस फॉस्फेट में ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो वैसे तो इसके पास 3 कार्बन है, लेकिन टोटल यहाँ पे कंटेंट आया। अगर टोटल कंटेंट की बात करूं, टोटल यहाँ पे 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 टोटल। अब यहां से बच्चों ध्यान देने वाली बात शुरू हो जाती है। इन टोटल में से जो 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन चले जाते हैं यहां रीजनरेशन में, और हमारा ये जो 1 कार्बन बचता है, ये 1 कार्बन ये चला जाता है यहां। क्या करने? टू फॉर्म 1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 कार्बन बनाने के लिए चला जाता है यहाँ का 1 कार्बन, और 5 कार्बन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं इसको बनाने के लिए, 5 कार्बन के कंपाउंड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेज है, दिस इज योर कार्बोक्सिलेशन। क्या है ये? कार्बोक्सिलेशन। ये क्या है? रिडक्शन या फिर फिक्सेशन। और ये क्या है बच्चों? रीजनरेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी की बात भी कर लेते हैं। खर्चा पानी कितना हुआ हमारा? इस कलर से बनाऊं, रेड से बनाते हैं। यहां पर तुम्हें देना पड़ेगा 2 ATP और बदले में निकलेगा 2 ADP प्लस फॉस्फेट। इसके अलावा
यहाँ तुम्हें देना पड़ेगा 2NADPH प्लस H प्लस, और तुम्हें बदले में क्या मिलेगा 2NADP प्लस, ये यानी कि 2 ATP और 2 NADPH तुमने यहाँ डाल दिए। अब बारी आती है रीजेनरेशन के केस की। तो रीजेनरेशन में तुमने क्या दिया, तुमने यहाँ पे दी 1 ATP, तो क्या मिला 1 ADP प्लस PI। ठीक है, समझ में आया? अब क्या होता है, ये साइकिल मुझे बताओ, एक कार्बन एंटर कर रहा है CO2 की फॉर्म में, एंटर तो एक ही कार्बन कर रहा है, और यहाँ से एक कार्बन यूज हो रहा है ग्लूकोज का एक कार्बन बनाने के लिए। तो ये अगर हमें पूरा ग्लूकोज बनाना है तो ये साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, कितनी बार, 6 बार। क्यों? क्योंकि एक बार में एक कार्बन मिल रहा है, तो ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल, तो 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। कितना खर्चा आएगा वो भी एक बार पढ़ लो, देखो लिख लेते हैं। टू फॉर्म 1 molecule of glucose, C3 cycle needs to be run 3 times। 2B क्या होता है, B हटाओ, ठीक है, 3 times। अब इन 1 turn कितना एनर्जी यूज हो रहा था, 3 ATP 2 NADPH2 used। So in 6 turns कितना हो जाएगा, ये 6 3 जा 18 ATP, और ये 6 2 जा 12 NADPH2 यूज। ठीक है, तो ये डब्बा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए नीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अगल बगल में वो लगा लो सितारे। रुको 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 रुको, ये लगा लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, लग रहा है ना मजेदार, टमटमाटा हुआ, क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, तो अब हमने C3 साइकिल कर ली, बात कर लेते हैं C4 साइकिल की। पहली बात, C4 साइकिल के प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि अपना मेज एंड सॉर्गम। ठीक है, पहली बात, इसका एग्जाम्पल sorghum, बाजरा and maize, tropical एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में बच्चों बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ की एंजाइम्स भी उसी तरीके से वेल मैनेज्ड रहती है। अच्छा, एक और चीज मैं रह गई यहाँ पे बतानी, मैम रुबिस्को कहाँ है? रुबिस्को यहाँ यूज होगी, यहाँ रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को का यहाँ यूज होगा। अपने आरयूबीपी में CO2 को इंसर्ट कराने के लिए रुबिस्को का यूज होगा ताकि 3 PGA बन जाए। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सच प्लांट्स हैव क्रेजी एनाटॉमी, क्रेन्स एनाटॉमी। क्या होती है क्रेन्स एनाटॉमी? क्रेन्स एनाटॉमी स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है सेल्स का। जनरली क्या होता है प्लांट्स के अंदर, जनरली क्या होता है, सबसे बीचों बीच में वास्कुलर बंडल होगा, अरे हटो तुम, सबसे बीचों बीच में वास्कुलर बंडल होगा। वास्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं हमारे बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, और बंडल शीथ सेल्स को सराउंड करते हैं हमारी मेसोफिल सेल्स। बबुआ बात नहीं आ रही है।
ऐसे। क्या है इस अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट बात, सबसे बाहर मेसोफिल सेल्स, ठीक है, उसके अंदर बंडल शीथ सेल्स, उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स। इसे हम क्या नाम देते हैं, क्रेन्स एनाटमी, ठीक है। क्रेन्स एनाटमी हमने समझ ली। अब इसके बाद बात करते हैं कि साइकिल एक्चुअली में कैसे चलती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें 2 सेल्स का यूज करना है। ठीक है, 2 सेल्स है, नीचे हमारा वास्कुलर बंडल होगा। ऊपर वाले जो सेल्स हैं दीज आर मेसोफिल सेल्स, और जो नीचे वाले सेल है इट इज योर बंडल शीथ सेल, ठीक है, बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स। अब बंडल शीथ सेल्स और इनके बीच में क्या बैठा है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, है ना। प्लाज्मोडेस्मेटा हमने पढ़ा था किसमें, सेल चैप्टर में। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। अब देखो, एटमॉस्फेयर से हमारे पास आई है CO2 किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, HCO3 नेगेटिव। कितना कार्बन है इसमें, 1 कार्बन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन अंदर एंटर करेगी और इसे एक्सेप्ट कौन करेगा, PEP। PEP इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और PEP बच्चों फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो भी हम शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले PEP, व्हाट इज इट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। अब यहां पर एंजाइम काम करेगी पैपकेस, यानी कि पैप कार्बोक्सिलेज एक तरीके से, ठीक है। PEP CASE मतलब पैप कार्बोक्सिलेज, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा CO2 का एडिशन होने जा रहा है हमारे 3 कार्बन के पैप में। अब यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 4 कार्बन का कंपाउंड, एंड इट इज योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का है ये, 4 कार्बन का। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है इसको ट्रांसफर करना है किसमें, हमें बंडल शीथ सेल्स में। लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड खुद नहीं चाहता, ये अपनी फॉर्म को चेंज करता है, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू किसमें, या तो मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। मैलेट यानी कि मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टेट। और ये दोनों जो एसिड्स है बच्चों ये भी 4 कार्बन के एसिड्स हैं। मैलेट और एस्पार्टेट के कन्वर्शन के बाद ये एंटर करते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा इन योर बंडल शीथ सेल्स। अब बंडल शीथ सेल्स में कॉर्नर में बैठी हुई है हमारी प्यारी सी कौन, रुबिस्को। रुबिस्को आ गई, यानी कि C3 साइकिल आ गई। तो C3 साइकिल अभी तुम देख पा रहे हो कि मेसोफिल सेल्स में नहीं हुई है। C3 साइकिल कहाँ होने के चांसेस है हमारे बंडल शीथ सेल्स में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम मौजूद है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो 4 कार्बन के एसिड्स हैं, 4 कार्बन का जो एसिड है ये टूटेगा कैसे, एक तरफ यहाँ से निकलेगा CO2 और एक तरफ यहाँ से निकलेगा 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CO2 निकला है वो एंटर करने जाएगा किसमें, C3 साइकिल में, ठीक है। और ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है ये बनाता है पायरुविक एसिड। 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है, फॉस्फोनल पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो उसी का रिवर्स करना है बस। पायरुवेट तुम्हारे पास मौजूद है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का। तो ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैप में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। सो दिस इज हाउ योर C4 साइकिल टेक प्लेस, एंड एक्चुअली में C4 साइकिल के अंदर भी खाना अल्टीमेटली कौन बना रही है, C3 साइकिल, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन की तरफ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज C2 साइकिल या फिर
ग्लाइकोलेट पाथवे, C2 साइकिल या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे। अब इसमें होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि जो रुबिस्को एंजाइम है, ये रुबिस्को है, ठीक है। इसकी जो एक्टिव साइट है, वो एक्टिव साइट बाइंड कर सकती है किस किस से, दो चीजों से, या तो ऑक्सीजन या फिर CO2, ठीक है, किसी से भी बाइंड कर सकती है, इसलिए इसका फुल नाम है कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। अब यहां पे लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि जब व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू CO2 कंसंट्रेशन, इस कंडीशन में रुबिस्को बाइंड्स प्रेफरेबली विद CO2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब ये कंडीशन होगी तो रुबिस्को किसके साथ ज्यादा बाइंडिंग शो करेगी, हमारे CO2 के साथ। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारी जो रुबिस्को है वो CO2 से बाइंड करने के बदले वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाती है। सो हियर रुबिस्को बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। दूसरा, इट इज ए वेस्ट प्रोसेस। तीसरा, डज नॉट अकर इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स में नहीं आती है। क्या है इसका रीजन, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, उसका एक रीजन है। बिकॉज क्या रीजन है, हमारा जो C4 प्लांट है बच्चों, उसने हमने आपको ऐसे मॉडिफाई किया हुआ है कि वो अंदर भी CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। कहाँ इंक्रीज कर रहा है, जहां पे रुबिस्को बैठी हुई है, देखो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी CO2 की कंसेंट्रेशन है, बाहर से भी CO2 आ रही है, तो उसने अपनी बॉडी को ऐसे अडेप्ट किया हुआ है कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास तो अंदर भी CO2 है, बाहर भी CO2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज C4 plants have adapted themselves to increase CO2 concentration at active site ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को की एक्टिव साइट पे अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि CO2 की कंसेंट्रेशन हम बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो RUBP है उसके ऊपर रुबिस्को एंजाइम काम करती है, तो यहाँ पे एक तो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो नेचुरली बनना भी चाहिए, RUBP 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ना, बनना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहां से एक और कंपाउंड बनता है विच इज योर 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इज अ 2-कार्बन कंपाउंड, जिसकी वजह से इस साइकिल को C2 साइकिल या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे कहा जाता है। समझ में आया, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, इस वजह से इस साइकिल को क्या बोलते हैं, C2 साइकिल, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो तुम्हें याद रखना है सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर, जहां पे C स्टैंड्स फॉर
क्लोरोप्लास्ट, प्राइम से पर ऑक्सीजोम, मिनिस्टर, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब तुम सोच के बताओ कि C3 और C4 प्लांट्स में से प्रोडक्टिविटी या बायोमास किसका ज्यादा होगा, C3 का ज्यादा होगा या C4 का ज्यादा होगा? विद रीजन आई वांट टू नो द आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखो अगर तुम जानते हो तो। दिस इज CPM, सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो बात करते हैं फैक्टर्स जो हमारी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अंदरूनी फैक्टर, बाहर के फैक्टर। अंदरूनी फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, फाइटो हॉर्मोन्स, या फिर और क्या आ सकता है, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। और क्या आ सकता है, इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा लगता है, और क्या आ सकता है, नंबर एंड साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये आ सकती है इंट्रिंसिक में। अगर मैं वही बात करूं एक्सट्रिंसिक की, तो एक्सट्रिंसिक में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तुम्हारा टेम्परेचर, तुम्हारा CO2 की कंसंट्रेशन, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी फोटोसिंथेसिस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अब तुम्हें केमिस्ट्री अप्लाई करनी है। जैसे केमिस्ट्री में एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो रिएक्शन के रेट को लिमिट कर देता है, सेम बायोलॉजी में एक लॉ है ब्लैकमैन लॉ, जहां पे लिमिटिंग एजेंट वाला कंसेप्ट ही चलता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मान लो तुमने प्लांट को भर भर के सब कुछ दे दिया, लेकिन प्लांट पे किसी एक फैक्टर की कमी पड़ गई, तो वही फैक्टर बताएगा कि फोटोसिंथेसिस किस एक्सटेंट तक चलेगी। लाइक if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value। जो कम हो रहा है, जो इसकी वैल्यू कम है, उसी से रेट डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फैक्टर की, लाइट की। तो लाइट हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइट के एक नहीं, दो नहीं, तीन पैरामीटर्स है जो कहीं ना कहीं हमारी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या क्या, लाइट क्वालिटी, क्वालिटी इन द सेंस उसकी वेवलेंथ, लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट ड्यूरेशन। ये तीनों ही फैक्टर्स हमारी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में एक ग्राफ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी के बीच में, तो तुम्हें ग्राफ समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, लाइट इंटेंसिटी इधर बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इधर बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके तुम देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे सैचुरेशन आ रहा है। क्या रीजन हो सकता है सैचुरेशन का? इट कैन बी ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन। देखो एनसीईआरटी में रीजन गिवन नहीं है, बट तुम्हें प्रोबेबल कॉजेस बताने हैं कि क्या रीजन हो सकता है कि एक टाइम पर बाद सैचुरेशन आ गई लाइट की वजह से, तो दिस इज बिकॉज ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट हो गए होंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो शेडेड प्लांट्स भी अगर होगा तो हर कोई 10% लाइट सैचुरेशन से ही अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेगा। 10% में ही सैचुरेशन हो जाता है उसका लाइट का। ठीक है, शेडेड प्लांट्स हो चाहे कोई भी प्लांट्स हो, तो लाइट बेसिकली एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करती है। काम किसके लिए करती है? जो शेडेड प्लांट्स है, केवल उनके लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो CO2
एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.03 to 0.04%। अगर ये कंसेंट्रेशन 0.05 तक भी बढ़ गई प्लांट्स के अंदर भी, तो यहाँ पे क्या होगा? डैमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा प्लांट्स की बॉडी में, बिकॉज फ्रॉम द ब्रीदिंग वाले चैप्टर यू नो दैट CO2 इज बेसिकली रिलेटेड टू द एसिडिक एनवायरमेंट। तो अगर तुम्हारा CO2 लेवल ज्यादा हो जाएगा तो इट माइट कॉज एसिडिटी एंड इट माइट डैमेज सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर सैचुरेशन की बात करूं तो C4 प्लांट्स में सैचुरेशन इस लेवल पे आ जाता है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, एंड C3 प्लांट्स में सैचुरेशन 450 माइक्रोलीटर पे आता है एटमॉस्फेरिक CO2 से, क्योंकि यहाँ पे अपने इंटरनल CO2 का भी वो प्रेजेंट है, क्या कहते हैं उसको, अमाउंट प्रेजेंट है, इंटरनल कंसंट्रेशन प्रेजेंट है CO2 की। ठीक है, समझ में आया? ओके। यहाँ पर एक NCERT में फैक्ट है कि जो C4 प्लांट्स हैं, पहली बात तो C4 प्लांट्स को C3 प्लांट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो प्लांट्स CO2 रिलीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे हम ग्रीन हाउस क्रॉप्स बना रहे हैं, ग्रीन हाउस क्रॉप्स। ग्रीन हाउस क्रॉप्स का एग्जाम्पल टोमेटो, बेल पेपर। ठीक है, ये तुम्हें याद करना होगा यहाँ पे। इसके बाद बात करें अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में से टेम्परेचर सेंसिटिव कौन ज्यादा होगा, तो तुम क्या आंसर देना चाहोगे? लाइट या डार्क? कंफ्यूजन है। देखो, एक हद तक तो लाइट और डार्क दोनों ही रिएक्शन अफेक्टेड होने जा रही है, लेकिन जो ज्यादा अफेक्टेड होगी दैट विल बी योर डार्क रिएक्शन। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड एट योर टेम्परेचर एंड योर pH कंडीशंस व्हेन दे गेट चेंज्ड। ठीक है, सो पहली बात यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि C4 प्लांट्स हैव हायर रेंज, इतनी गंदी राइटिंग, have higher range of temperature optimum। हाई रेंज का टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं, बात इन द सेंस काम करते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट्स हैं। दूसरा, डार्क रिएक्शन is more influenced by temperature as it is mediated, अरे यार, by enzyme that can be easily denatured, जो easily denature हो जाते हैं किससे? by temperature and pH change, है ना? टेम्परेचर और pH में जो भी चेंज होता है उससे हमारे एंजाइम्स बहुत अच्छे से डिनेचर हो जाते हैं, क्योंकि दीज आर प्रोटीनेशियस। ठीक है, अगर मैं करूँ पानी की, तो पानी तो बच्चे देखो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर पानी का स्ट्रेस बॉडी में पड़ा, प्लांट की बॉडी में, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे फर्क पड़ेगा। सो वाटर स्ट्रेस विल अफेक्ट, क्या अफेक्ट होगा इससे? पहली बात तो लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ रिएक्शन होती थी, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन को रिप्लेनिश करने का सोर्स होता था वो फोटोसिस्टम 2 के लिए, नॉन साइक्लिक वाले में वो क्या होता था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन अफेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पानी है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तीसरी चीज, इट विल कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ, है ना? लीफ की विल्टिंग हो जाएगी एंड कॉज स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटास भी बंद हो जाएंगे, क्लोजर्स, क्लोजर। CLOSURE भाई क्या लिख रहे हो?
स्टोमेटा भी बंद हो जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हें फैक्टर समझ में आए, बहुत इजी है। देखो मैंने अपना दिल निकाल के तुम्हें पढ़ाया ये चैप्टर, सच मानो तो बहुत सिंप्लीफाई किया है इस चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी वो तुम्हें समझ में आया होगा। सो एट द एंड वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल एंड यू एंजॉयड द चैप्टर वेरी वेल। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड ज़रूर करना ताकि चीज़ों से और कंपैटिबिलिटी बैठे। एंड इन केस इफ़ यू गेट एनी डाउट ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ योर learning journey, you can comment down below. I will reply to your doubts for sure. ठीक है, I will definitely be going to solve your doubts, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। So बच्चों, bye bye, take care, all the best and study hard.